So today what we are going to talk about is primarily the Panchayati Raj institutions. उससे पहले we will have a look at this question here. एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं. We will answer this question later on, but अभी इसको देख लेते हैं यहाँ पे. Highlight the significance of the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Acts. Also discuss some of their important provisions. अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए we have to know about what is the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. So we have to know what is the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. See, 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts जो हैं दिसंबर 1992 में पास हुए थे, and it is through these amendments that local self-governance was introduced in rural and urban India. ठीक है, 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts के थ्रू. अब we will see more about this, but इससे पहले we will address this question. Towards the end of our discussion, we'll come back to this question and answer this question. But ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें क्या है, we have to have a background. And it is also good for us to have a background about the Panchayati Raj institutions before we get into this question. So we will have a little bit of background and we'll try to understand this a little more in थोड़ी और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वरना फिर हम सिर्फ आंसर अगर देख लेंगे तो देन इट वोंट बी मच ऑफ मच यूज. थोड़ा सा वी हैव टू सी द बैकग्राउंड एंड ऑल्सो कुछ और क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए इट कैन बी हेल्पफुल इफ वी हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड and we do a little more of value addition than is just required to answer this particular question. ठीक है, तो already actually the thing is I already made a video for this, but फिर वो उसमें कोई technical problem आ गया था, इसकी वजह से उसमें कोई audio issue आ रहा था, so I had to make it again, so I'm making it again now. Hopefully इसमें वो audio issue ना आए, but हाँ, so again we'll have to go through this. तो बेसिकली अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो लोकल अफेयर्स हैं दे आर मैनेज्ड बाय लोकल बॉडीज एंड दोज लोकल बॉडीज have been elected by local people. यानी कि there is a devolution of power. Grassroots पे जो है democracy जो when it reaches that local self government is such an instance where democracy reaches the grassroots level. अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. और ये क्यों लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इसके प्रोविजंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी विल सी. बट बेसिकली ये जो लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स लेवल एंड थ्रू दिस दे वांटेड to take up the task of rural development in the country. ठीक है, अब basically अगर हम बात करें about the evolution of the पंचायती राज in India, देखिए पंचायती राज कोई नई चीज नहीं है इंडिया में, ठीक है. It has been in existence from time immemorial. वैदिक एरा में there was this term that was used, that was पंचायतन. अब ये पंचायतन बेसिकली क्या था वैदिक एरा में? देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल एंड ये दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन दैट आई एम डूइंग, ऑफ कोर्स नॉट टू बी समथिंग दैट माइट बी वेरी रेलेवेंट फॉर अस फॉर दैट क्वेश्चन, बट हमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. दैट इज व्हाट वी हैव टू. देखिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर हम कोई क्वेश्चन भी देख रहे हैं, वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक फर्स्ट एंड देन व्हेन वी आर देन वील गो. अभी हम देखेंगे, वील एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट वी जस्ट टुक अप इन द बिगिनिंग, बट उससे पहले वी हैव टू हैव अ बैकग्राउंड अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. सो
Thus, we will have a brief background about the entire system. And तो इसीलिए अब यहाँ पर वैदिक एरा में अगर हम बात करें, पंचायती राज कोई नई चीज नहीं है. पंचायतन जो है ये वर्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स में पाया जाता है, एंड इट मीन्स दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. उसमें एक स्पिरिचुअल मैन भी इंक्लूडेड होता था, पर धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन बीइंग इन दैट ग्रुप वो वैनिश हो गया, एंड इवेंचुअली जो है दैट इट जस्ट बिकेम अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब ऋग्वेदा की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में there is a mention of sabha, samiti and vidhata. ठीक है, तो they were basically local self units. So they were local self units and basically democratic bodies थे at the local level. King क्या करता था? King used to get the approval of these bodies. And regarding certain कुछ ऐसे functions थे regarding which the king used to get approval from these particular bodies. तो हम देख सकते हैं कि there was a system of self-government institutes that existed that time itself, and or bodies we can call them rather than institutions. अब ऋग्वेद के बाद में जो हमारा epic era आया, that is the era of the two great epics, that is the Ramayana and the Mahabharata. इसमें भी we see that there are instances of local self-government. तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट उस टाइम पर भी देयर वाज दिस कास्ट पंचायत दैट एग्जिस्टेड, एंड ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है विलेजेस का, इसका काफी एक्सप्रेशन है विद इन द महाभारत एंड ऑल्सो इन द मनुस्मृति एंड ऑल्सो इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र. During the Mauryan period and the post-Mauryan period also, there is a mention of the village headman, the headman that was assisted by a council of elders, and उनका एक prominent role रहता था in the village life. Gupta period में भी there were, भले नाम में थोड़ा सा चेंज आ गया हो, but there was this system, and this district official in the Gupta period was known as Vishayapati, and the village headman was known as Grampati. So we see that there were these local self-governing units that existed way back in the in the time of ancient India. And so thus in ancient India there existed a well-established system. तो एक well-established system था ancient India में of local government, and it was basically run on traditions and customs. But note करने वाली बात ये है कि even in ancient India there was no reference of women heading the panchayat. कहीं भी ये mention नहीं है, और not even participating as members of the panchayat. इसका कोई mention नहीं है कहीं पर भी. Medieval period की अगर हम बात करें तो सल्तनत पीरियड में जो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली थे, they divided their kingdom into provinces जिसको बुलाया जाता था विलायत. ओके, एंड ये विलेज के गवर्नेंस के लिए 3 important officials थे. One was Mukaddam, Mukaddam was responsible for the administration. There was a Patwari that was responsible for collection of revenues. And देखिए ये सब तो हिस्ट्री की बात हो गई, बट बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि किस तरह से द पंचायती राज सिस्टम इज नॉट समथिंग न्यू एंड हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ ग्लांस एट इट. वेरी क्विकली वी आर डूइंग इट. इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट देयर वाज अ चौधरी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स in this particular time during the period of the Delhi Sultanate. Villages जो है उनके पास sufficient powers थे इस टाइम पर in this period, and as far as self governance is concerned. बट धीरे धीरे क्या हुआ मुगल रूल में, अगर हम मुगल रूल की बात करें तो देयर वाज कास्टिज्म एंड फ्यूडलिस्टिक सिस्टम दैट क्रेप्ट इन, एंड स्लोली जो सेल्फ गवर्नमेंट था वो धीरे धीरे इरोड होने लगा. अब यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी इट इज यही नोट किया गया है कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात आती है ब्रिटिश पीरियड की. अब ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करें तो अंडर द रेजिम
अंडर द ब्रिटिश रिजीम विलेज पंचायत जो है दे लॉस्ट देयर ऑटोनॉमी एंड वो क्या हो गए, वो वीक हो गए. बट 1870 में एक चेंज आया एंड इट इज फ्रॉम द ईयर 1870 दैट लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोकल इंस्टीट्यूशंस का जो है वो राइज होने लगा. दैट इज अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो. 1870 में लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन gave a boost to the development of local institutions. Local institutions के development को एक boost मिला. किस तरह से मिला? The powers and the responsibilities of local institutions were enlarged. अब यहाँ 1870 में एक concept introduce हुआ of elected representatives in the urban municipalities. Clear है? But ये एक्चुअली में अगर हम बात करें 1870 की लॉर्ड मेयो की रेजोल्यूशन की, तो देखिए हुआ क्या था बेसिकली, व्हाई डिड दे कम अप विद समथिंग लाइक दिस, इज दैट 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश फाइनेंसेस थे, जो इंपीरियल फाइनेंसेस थे, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगा था. तो इन्हें ये लगा कि अगर हम टैक्स कलेक्ट करें, लोकल टैक्सेशन, अगर हम लोकल सर्विस को लोकल टैक्सेशन से फाइनेंस करें, सो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा. सो इट इज आउट ऑफ फाइनेंशियल कंसिडरेशन या फाइनेंशियल कंपल्शन दैट दिस रेजोल्यूशन of Lord Mayo's decentralization was adopted. It was adopted because of this. So they did not have some very noble motives कि हमें devolution of power करना है, ये वो नहीं. अब 1882 में लॉर्ड राइपन जो है came up with this democratic framework for these local self-government institutions. अब यहाँ पर क्या था कि लॉर्ड मेयो के टाइम पे, इस टाइम पर जब लॉर्ड राइपन के टाइम, लॉर्ड राइपन को बुलाया जाता है एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो इनके टाइम पर हुआ क्या था बेसिकली कि जितने बोर्ड्स थे, देयर वर एग्जिस्टिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड्स, उनको ये मैंडेट किया गया कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स, दे शुड हैव अ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स जिनको इलेक्ट किया जाएगा. सो 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल बी इलेक्टेड. अगर ये हमारा बोर्ड है तो इसमें 2/3 मेंबर्स जो होंगे दे विल बी इलेक्टेड, एंड द चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज had to be from among these elected representatives, and so there had to be a 2/3 majority of non-officials. बाकी there would be officials, and इसको जो है कंसिडर किया जाता है as the Magna Carta of local democracy in India. इसके बाद 1907 में एक रॉयल कमीशन आता है ऑन सेंट्रलाइजेशन, एक रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CEH हॉबहाउस. अब यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फिर से एक बूस्ट मिला. यहाँ पर the importance of panchayats at the village level was recognized by this particular commission. Further, Montague-Chelmsford reforms of 1919, that is जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था of 1919, उसमें क्या किया गया कि the subject of local governments, जो local government का subject था, that was transferred to the domain of provinces. So हम देख सकते हैं कि the origin of local government being part of the state list of the 7th schedule currently has its origin here. इस पर्टिकुलर रिफॉर्म में जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस टाइम पर यह भी रेकमेंड किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस देना चाहिए इन लोकल इंस्टीट्यूशंस को, एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. बट ये जो पंचायत थे, दे कवर्ड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ विलेजेस विद लिमिटेड फंक्शंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे. देयर वर ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, एंड फिर वो एक्चुअल सही मायने में कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस नहीं बन पाए एट द विलेज लेवल. अब 1925 आते आते 8 प्रोविंसेस जो हैं, दे हैड पास्ड द पंचायत एक्ट्स, एंड फर्दर एक साल बाद 1926 में कुछ और स्टेट्स थे, नेटिव स्टेट्स, दैट पास्ड द पंचायत लॉज. बट इस टाइम पर बेसिकली
जो पावर इनको पहले दिया गया था, द फंक्शंस टू इम्पोज टैक्सेस, वो रेड्यूस कर दिया गया. हाउएवर दे रिमेन्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस. अब फॉरवर्डिंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आर्टिकल 40 made a mention, article 40 में mentioned है about the panchayats, and article 246 क्या कहता है? article 246 empowers the state legislature to, with respect to any subject relating to the local self government, यानी कि it is under the purview of the state. अगर कोई law बनाना है on this subject of local self government, so that is in the hands of the state. That is through article 246. ठीक है. आर्टिकल इट इज इन 7th शेड्यूल में अगर हम देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. अब आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो इंक्लूजन ऑफ पंचायत इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनानिमसली इट वाज नॉट अग्रीड अपॉन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चल रहा था कि क्या हम पंचायत को इंक्लूड करें या नहीं करें. B.R. Ambedkar was opposed to this. He said that these panchayati raj institutions are relics of the past, and अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो it will drag India into the dark past. That is what he said. So, but after much deliberation, much discussion and debating, एक कंसेंसस पे पहुंचा गया कि ये जो पंचायत हैं इनको डीपीएसपीज के पार्ट में, we'll keep it under this DPSPs, that is article 40, as a directive principle of state policy. So they are not binding principles, they are not enforceable. तो इसकी वजह से there is an absence of a uniform structure throughout the country because they are not enforceable by law. The DPSPs are not enforceable by law. I mean, enforceable in the, they are not binding. So, इसके बाद आफ्टर ये जो 1952 के पीरियड में अगर हम चलें तो 1952 में as a development initiative, India implemented this particular program, that is the community development programs. Basically, इसका काम ये था basically this was intended towards rural development with the help of the panchayat and participation of the people. ठीक है. So जितने भी activities come under the rural development, it was supposed to cover these community development programs, it encompassed all those activities of rural development which were to be implemented with the help of the village panchayat and the participation of people. ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये फेल हो गया ड्यू टू मेनी रीजंस, एंड दोज वेरियस रीजंस वेयर bureaucracy, there was a lack of people's participation, there was a lack of trained and qualified staff, there was a lack of interest from the local body side in implementing these community development programs that were meant for rural development. There was excessive politics and all these reasons. अब 1951 में comes into the picture the Balwant Rai Mehta Committee. So a committee was constituted that was headed by Balwant Rai Mehta to look into the working of this particular community development program. कि ये committee इसलिए appoint की गई कि देखिए कि क्यों fail हो रहा है. Why was this fail? Why did this become a failure? Balwant Rai Mehta Committee ने ये observe किया कि देखिए, there is a lack of people's participation, and that is the reason for the failure of this particular community development programs. यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा एक 3-tier सिस्टम, the 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम जो है वो रेकमेंड किया गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू रिमेंबर दैट द बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड फर्स्ट फॉर अ 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम. ठीक है. क्या है यहाँ पर विलेज, इन्होंने कहा कि विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत लाइए, ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जिला परिषद.
Then comes 1970s. That was the era of Indira Gandhi. Indira Gandhi was at the peak at that particular time and was at the peak of her power, and उन्होंने बहुत सारा पावर जो है ब्यूरोक्रेसी को दे दिया. इसकी वजह से द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सफर्ड अ लॉट. तब जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट की 1977 में. That is the Ashok Mehta Committee. But before the Ashok Mehta Committee, ये जो recommendations थे of the Balwant Rai Mehta Committee were introduced in Andhra Pradesh. To begin with, the scheme was introduced in Andhra Pradesh first in November 1959. जो बलवंत राय मेहता कमेटी के recommendations थे, then बाद में जाके असम, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट तो हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी के recommendations. But later on we saw that the Panchayati Raj system suffered a lot after the tenure where the bureaucracy gained more power. So this appointment of Ashok Mehta Committee took place in 1977 and कुछ नए concepts आए. यहाँ पर अशोक मेहता कमिटी suggested a two-tier Panchayati Raj system. So this can be important from the prelims perspective that as far as two-tier Panchayati Raj systems is concerned, it was the Ashok Mehta committee. ठीक है. Three-tier की बात करें तो there were other committees later on also. सबसे पहले बलवंत राय मेहता committee talked about the three-tier, but two-tier is Ashok Mehta committee. इन्होंने बोला कि एक two-tier पंचायती राज सिस्टम लेके आते हैं that will consist of the जिला परिषद and the मंडल पंचायत. They said, ये अशोक मेहता कमेटी said कि देखिए इंटरमीडिएट वाले को हटाइए, जिला परिषद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए and below it there should be a मंडल पंचायत that should consist of a group of villages. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया कि जिला परिषद को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रखा जाए. बहुत ज्यादा हम इनके recommendations पर नहीं जाएंगे about all these committees. ठीक है, because right now that is not very relevant for us in this particular discussion, but we would it's good to remember the important committees associated with the Panchayati Raj institutions. तो बाद में in the subsequent years to give new life to the panchayats, there were different committees that came, and the most important among them are the Hanumanta Rao Committee, the Hanumanta Rao Committee of 1983, the GVK Rao Committee of 1985, the LM Singhvi Committee of 1986, the Sarkaria Commission on Center-State Relations. इन्होंने भी recommendations दिए थे in regard to this particular thing, and PK Thangan Committee जो है 1989, and then there was this हरलाल सिंह खारा कमेटी ऑफ 1919. अब जीवीके राव कमेटी की अगर हम बात करें तो दे रेकमेंडेड मेकिंग डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग, एंड दे ऑल्सो सेड कि इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली होल्ड करने चाहिए. एंड जो एलएम सिंघवी कमेटी थी, देयर प्राइमरी रिकमेंडेशन, उनका मेन रिकमेंडेशन जो था वो ये था कि ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएं टू द पंचायत, एंड पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए. वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत. ये किसने बोला? एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करिए. ये कब था? 1986 में. So ये जो LM Singhvi committee थी, this was appointed by the Rajiv Gandhi government, and accordingly basically Rajiv Gandhi के time पर he tried to introduce a bill that sought to strengthen the Panchayati Raj institutions, but then that was not passed in the Rajya Sabha, and we don't have to go into that much of detail at this point of time. See, फिर 1990 में भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर अ कंबाइंड बिल दैट वाज फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज टुगेदर, बट फिर वो इट वाज नेवर टेकन अप फॉर डिस्कशन. देन आता है द मेन थिंग, दैट इज द 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PV नरसिम्हा राव, ये 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts जो हैं वो पास किए गए इन द पार्लियामेंट, एंड
थ्रू दीज अमेंडमेंट्स लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन रूरल एंड अर्बन इंडिया. अब ये एक्ट्स जो हैं दे केम इनटू फोर्स एज the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, and उसके थ्रू एक पार्ट 9 एंड पार्ट 9A इंसर्ट किया गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 9 टाइटल्ड द पंचायत्स एंड पार्ट 9A टाइटल्ड द म्युनिसिपैलिटीज. तो थ्रू दिस 73rd Amendment Act of 1992, this part 9, that is the panchayats, were added. Part 9 titled the panchayats were added, and also the 11th schedule to the constitution was added, and 74th constitutional amendment act के through municipalities एक नया section create किया गया, and जो 12th schedule है. See, ये act, इसका significance ये है कि this has actually given practical shape to article 40 of the constitution. article 40 जो हमने देखा था पहले, that डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, एंड फिर उनको नेसेसरी जो पावर है वो दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था आर्टिकल 40 में. तो इस एक्ट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये जो है, अब जब इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया तो दे came under the purview of the justiciable part of the constitution. यानी कि now after this the पंचायती राज institutions जो है उनको enforce किया जा सकता था. In other words, क्या कह सकते हैं हम, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अब उनका डिस्क्रिशन नहीं रहा. जैसे पहले इट वाज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट्स कि उनको इम्प्लीमेंट करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे. बट आफ्टर दिस द स्टेट गवर्नमेंट्स आर अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है उसको अपनाया जाए इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, दैट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड सी, as we will see, there are certain provisions that are compulsory and certain provisions that are voluntary. तो अब कुछ provisions जो हैं जो compulsory हैं, for instance जैसे कि elections, holding of elections at regular intervals, अब ये state की मर्जी के ऊपर dependent नहीं है. These after the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, it became a compulsory thing to do. State governments are bound to do certain things as per the provisions in favor of the panchayati raj institutions. Provisions है इस एक्ट के अंदर, they can be grouped into two, compulsory provisions and voluntary provisions. तो जो compulsory provisions हैं इस एक्ट के, उनको states have no other choice but to go according to it, and they have to be included in the state laws. We will see that. And voluntary provisions जो थे उसमें then there is the discretion of the state. अब ये जो एक्ट है, this is a significant landmark in the evolution of the grassroots democratic institutions in India. यहाँ पर जो है we will quickly look at the features of this particular act. अब यहाँ पर इस एक्ट में it provided for this ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम सभा जो है इट इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. अब ये ग्राम सभा क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ पर्सन्स जो बेसिकली हु आर एलिजिबल टू वोट. ठीक है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इन अ विलेज, दैट इज अंडर द एरिया ऑफ दिस विलेज पंचायत. जितने भी वोटर्स हैं दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ग्राम सभा. यानी कि जो विलेज असेंबली है, इट इज अ विलेज असेंबली जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इन दैट एरिया ऑफ द पंचायत दे आर इंक्लूडेड. ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे? दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. सो वी सी कि फॉर्मेशन ऑफ अ ग्राम सभा इज कंपल्सरी, इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, पर ये क्या फंक्शंस करेंगे? दैट इज अगेन अ वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स. अब इस एक्ट के तहत एक 3 टायर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि
देखिए पंचायत जो है, देयर विल बी पंचायत एट 3 लेवल्स. कौन से लेवल्स पर होंगे पंचायत? वन विल बी एट द विलेज लेवल, जो सबसे बेसिक लेवल है, दैट इज द विलेज लेवल पर देयर विल बी अ पंचायत. एंड देन देयर विल बी अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, या हम लोग उसको बुला सकते हैं एज द ब्लॉक लेवल. एंड देन देयर विल बी पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, तो 3 पंचायत, there will be 3 levels पंचायत at these 3 levels. ये भी प्रोविजन है कि जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा नहीं है, वो लोग इसको they need not make this intermediate level. Those things are also there, but there is a 3-tier system that has been provided for here. ठीक है, अब ये तीनों लेवल्स पर जो पंचायत हैं, पंचायत विल बी देयर एट ऑल द 3 लेवल्स. अब इनका हाउ विल मेंबर्स बी इलेक्टेड टू दीज 3 लेवल्स? सी, जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल, एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स. ठीक है, सो मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा, मेंबर्स का इलेक्शन जो होगा दैट विल बी डायरेक्ट. चेयरपर्सन जो होगा, चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट यानी कि ये जो ब्लॉक लेवल है, एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? देखिए, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होगा उनमें देयर विल बी सर्टेन मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देयर विल बी सर्टेन मेंबर्स. अब ब्लॉक लेवल का जो चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन rather will be elected from among the members indirectly. इनमें जो members हैं उनमें से किसी को चुना जाएगा एज ए चेयरपर्सन. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो पंचायत है उनमें से किसी एक को चुना जाएगा as the chairperson of the पंचायत at the district level. बट यहाँ पर विलेज लेवल पर जो पंचायत होगा उसका जो चेयरपर्सन है, that chairperson will be elected in a manner that will be provided by the state legislature. State legislature एक मेथड बताएगा जिसके थ्रू यहाँ ये विलेज लेवल पर जो पंचायत है उसका चेयरपर्सन सिलेक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर we see there is a discretion, so that comes under the voluntary provisions. Okay, कि the manner of selection of the chairperson at the village level is a voluntary provision here. Important. So I hope that part is clear. Ab reservation of seats. This is a feature. We are again discussing the features of this amendment, of this 73rd Amendment Act. Ab reservation of seats. Reservation of seats की बात करें तो this particular act provides for the reservation of seats for SCs and STs in every पंचायत. ये तीनों लेवल्स पर जो पंचायत होंगे, at all 3 levels there will be a reservation of seats for SCs, STs in proportion to their population. ठीक है, इनका जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगा उसके प्रपोर्शन में उनको उतने नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगे, रिजर्व सीट्स. ठीक है, एंड इन ऑल 3 लेवल्स इस तरीके का एक रिजर्वेशन होगा. अब इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर अगर चेयरपर्सन, हमने देखा कि चेयरपर्सन होते हैं एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उस चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है फॉर एससीज एंड एसटीज, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, अभी कहीं भी यहाँ पर ओबीसीज की रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है. अगेन दैट इज, अगर बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन देना हो तो दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. फर्दर इस एक्ट में ये जो रिजर्वेशन है एससीज एसटीज के लिए ये कंपल्सरी प्रोविजन है. ठीक है, बट चेयरपर्सन के लिए कैसे रिजर्व करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट. सो दैट इज द वॉलंटरी प्रोविजन. अगेन अनदर कंपल्सरी प्रोविजन यहाँ पर इन रिलेशन टू रिजर्वेशन इज द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर विमेन. विमेन के लिए 1/3 ऑफ द सीट्स हैव टू बी रिजर्व्ड, राइट, इंक्लूडिंग देखिए एससी एसटीज में भी एससी एसटीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उसमें भी 1/3 ऑफ द सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू द एससी एसटी कैटेगरी. ठीक है, अब यहां पर एक और चीज ये बोला गया है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन. सो दिस हैज बीन मेड वेरी क्लियर कि लेट अस से देयर इज
let us say there are 3 seats for the chairperson, for the office of the chairperson. उसमें से one should go to a woman, in the sense that her level पर, at each level of the panchayat, that is at the village level, at the block level and at the district level, जो total number of offices हैं chairpersons के, there will be different chairpersons. There would be a chairperson from one village panchayat, there would be different village panchayats, there would be different block panchayats. So हर level पर जो 1/3 of the total number of offices that are there for the chairpersons will be reserved for women. तो यहाँ पर reservation of seats for chairpersons, reservation of seats for women for the office of chairperson is given here as 1/3, and that is a compulsory provision. वो voluntary नहीं है, पर SC/ST के लिए अगर provide करना है तो that is voluntary. This we have to remember. अब इस particular amendment में the duration of the panchayats is given as a 5-year term. 5-year term है इनका, and उसको dissolve भी किया जा सकता है, and all those provisions are there. From the prelims perspective that becomes important, so आप एक बार उसको देख लीजिएगा in detail about the duration, कि अगर dissolve हो जाएगा तो what happens before the expiry of its duration, and then अगर 6 months, or there are things like that. So that much detail we don't need at this point, because we are so अगर हमें लिखना पड़ेगा about salient features, so we don't have to elaborate much about the duration of the panchayats, but that can be important. So I wouldn't say that उसको again that forms basics. Lakshmikant say you just go through it once. एक बार once you go through it, it will be not difficult. वो कोई खास डिफिकल्ट नहीं है फॉर रिमेम्बरिंग. अब यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो इलेक्शंस हैं टू द पंचायत, दैट इज टू बी मॉनिटर्ड और कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ये भी दिया गया था. Also, there it provided for the establishment. It also provided for the establishment of a finance commission. Basically, कि गवर्नर जो है एक स्टेट का हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन. क्यों? कि फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए, पंचायत का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए, कि किस तरह से जो फाइनेंसेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत. ठीक है. सो अब बेसिकली यहाँ पर ये चीज है, वी हैव टू जस्ट नो फॉर वंस. ठीक है, प्रोविजंस हमने बोला, वी जस्ट डिस्कस्ड द प्रोविजंस, द मेजर प्रोविजंस. अब कंपल्सरी और वॉलंटरी प्रोविजंस जो है आर देयर. व्हाट आर द कंपल्सरी प्रोविजंस? कंपल्सरी प्रोविजंस जो है, देखिए हमने देखा था कि ग्राम सभा फॉर्म करना होता है. सो ग्राम सभा, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्राम सभा इज अ कंपल्सरी प्रोविजन. ठीक है, ग्राम सभा को फॉर्म करना स्टेट्स का डिस्क्रिशन नहीं है. आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट्स आर बाउंड. स्टेट्स हैव टू मेक दिस, ऑर्गेनाइज दिस ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस. They have to establish this 3-tier system, और 2-tier जहां सूट करता है, like 20 lakhs का जो restriction है. But they have to establish panchayats at these 3 levels, that is at the village level, at the intermediate level and at the district level. ये compulsory provision है. ठीक है, यहाँ ये एक राजस्थान ये नहीं बोल सकता कि आई विल नॉट डू इट एंड इट्स नॉट केरला इज डूइंग इट एंड राजस्थान इज नॉट डूइंग इट. ऐसा नहीं चलेगा. इट इज अ कंपल्सरी प्रोविजन. ठीक है. अब डायरेक्ट इलेक्शन जो है, यहाँ पर अनदर कंपल्सरी प्रोविजन इज कि जो सीट्स हैं, हमने देखे एट ऑल दीज 3 लेवल्स पर जो सीट्स हैं दे आर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन. तो ये जो मेथड है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन फॉर फिलिंग द सीट्स टू द पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स इज अ कंपल्सरी प्रोविजन. एक और कंपल्सरी प्रोविजन ये है कि इन 2 लेवल्स पर, या इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो चेयरपर्सन होंगे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा. ये जो है इट इज अ कंपल्सरी प्रोविजन. वॉलंटरी प्रोविजन क्या है कि विलेज लेवल पर जो चेयरपर्सन होगा वो कैसे इलेक्ट किया जाएगा, द मैनर ऑफ इलेक्शन दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो फिर वो वॉलंटरी प्रोविजन हो जाता है. देखिए, स्टेट लोकल गवर्नमेंट जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द 7th, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल. इसीलिए एवरीथिंग जो है इट कैन नॉट कम under compulsory provisions, but to implement this it was necessary to have certain compulsory provisions ताकि एक uniformity आए. साथ ही साथ हर जगह के geographical
डिमांड्स एंड लोकल डिमांड्स जो है वो सेपरेट होते हैं, इसीलिए वॉलंटरी प्रोविजंस को भी रखना जो है वो जरूरी था। यहां पर मिनिमम एज क्या है कंटेस्ट करने के लिए? द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत इज 21 एंड ये एक कंपल्सरी प्रोविजन है। दिस इज यूनिफॉर्म, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सो द मिनिमम एज टू कंटेस्ट, रिमेंबर दिस फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इज 21, राइट? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो प्रोवाइडेड है फॉर SCs, STs, women at all the 3 levels, ये एक कंपल्सरी प्रोविजन है, ठीक है? जो फिक्स्ड टेन्योर है 5 इयर्स का, ये भी एक कंपल्सरी प्रोविजन है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट करना है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, दैट इज आल्सो कंपल्सरी। स्टेट्स डू नॉट हैव अ चॉइस। एक स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, दे हैव टू डू इट, दे हैव टू रिजर्व सीट्स, दे हैव टू, जो कंपल्सरी प्रोविजंस है स्टेट्स हैव टू गो बाय इट। तो इस तरह से वी सी दैट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ब्रॉट इन give panchayats a constitutional status and made certain provisions compulsory. अब एक और कंपल्सरी प्रोविजन है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा हर 5 साल टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? वॉलंटरी प्रोविजंस वी हैव सीन ऑलरेडी एंड वेरी क्विकली इफ वी जस्ट रिवाइज इट, हमने ऑलरेडी देख लिया है इन दिस डिस्कशन व्हाट आर द वॉलंटरी प्रोविजंस, बट क्विकली अगर हम देखें तो ग्राम सभा क्या काम करेगा, कैसे करेगा, दैट ग्राम सभा का फॉर्मेशन जो है वो तो कंपल्सरी है, बट ग्राम सभा काम कौन सा करेगा, कौन से फंक्शंस एक्सरसाइज करेगा एट द विलेज लेवल, दैट इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। यानी कि स्टेट्स के पास डिस्क्रिशन है। राजस्थान एक तरीके का फंक्शन असाइन कर सकता है, केरला मे बी दे माइट असाइन अदर फंक्शंस टू द विलेज लेवल। देखिए 11th शेड्यूल में ये दिया गया है, ठीक है? देयर इज अ लिस्ट। What does this list contain? This is a list of subjects या list of functions that panchayats can be assigned, पर इसको असाइन कौन करेगा? It will be assigned by the state legislature. तो इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। राजस्थान का स्टेट लेजिस्लेचर कह सकता है कि दिस इज वन फंक्शन। इफ यू लुक एट द 11th शेड्यूल यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। 11th शेड्यूल के आप सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स। तो एक स्टेट कह सकता है, राजस्थान कैन से कि वी आर असाइनिंग दिस फंक्शंस, सो दैट विल बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? तो कौन से फंक्शंस ग्राम सभा एक्सरसाइज करेगा या पंचायत कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज करेगा, दैट इज टू बी डिवॉल्व्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमने देखा था कि विलेज लेवल पर, देखिए एक विलेज लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। अब विलेज लेवल पर भी देयर आर चेयरपर्सन्स। क्या इन चेयरपर्सन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एट द ब्लॉक लेवल? ब्लॉक लेवल पे हमने देखा एक पंचायत है। अब क्या इन चेयरपर्सन्स जो विलेज लेवल पे के चेयरपर्सन्स हैं, क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एट द ब्लॉक लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? ये कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सो दैट इज अगेन अ वॉलंटरी प्रोविजन। अब एक और वॉलंटरी प्रोविजन है कि MPs, MLAs एक्सेट्रा, MPs यानी बोथ हाउसेस के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, MLAs या फिर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन केस लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट्स इन दैट स्टेट, उनको अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो ये देना है या नहीं देना है ये कौन डिसाइड करेगा? At different levels of the panchayats, this is going to be decided by the state legislature. तो राजस्थान ये कह सकता है कि we will give representation to MPs and MLAs. केरला ये कह सकता है हम नहीं देंगे। So या फिर परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकता है। That is again a voluntary provision. ठीक है। अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसे हमने कहा कि OBCs को अगर representation देना है तो then again nothing has been mentioned, तो it is कोई ऐसा रिजर्वेशन, इट्स नॉट अ कंपल्सरी प्रोविजन। देना है तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स को लगता है तो वो दे सकते हैं। अब देखिए एक और चीज है कि टैक्स कलेक्ट करने का या टैक्स लेवी करने का जो पावर है वो पंचायत को कौन देता है? दैट इज गिवन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इट कैन ग्रांट फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत्स एंड इट कैन ऑथराइज देम टू कलेक्ट टैक्सेस, टू लेवी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस,
ठीक है, तो दैट इज अगेन अ वॉलंटरी प्रोविजन. और दिस इज द थिंग व्हेन वी डिस्कस द इश्यूज. ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एज आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो. अगर हम कोई क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, बिफोर दैट वी हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फुल्ली. अब देखिए, अगर हमें अभी यही समझ लेना चाहिए कि अगर इतने सारे वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, सो दैट कैन बी अ चैलेंज. ठीक है, वील सी. अब स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है. ठीक है, स्टेट का एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, तो उसमें से कितना जो फाइनेंस ग्रांट एंड एड जो है पंचायत को स्टेट्स करेंगे, तो दैट कितना करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट्स. अब देखिए, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो रेकमेंड तो करता है अबाउट डेवल्यूशन ऑफ इट रेकमेंड्स कि कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाउ मच ऑफ द फाइनेंसेस विल बी distributed between the states and the panchayats, but it is not binding. Decide कौन करेगा? State legislature. So again, that is a voluntary thing. ठीक है, अब so majorly इतने ही voluntary provisions हैं, और भी हैं, but majorly compulsory and voluntary provisions are these the major ones. ठीक है. So now talking about the evaluation of these Panchayati Raj institutions, that is evaluation of the 73rd Constitutional Amendment Act. अगर हमें इसे critically evaluate करने के लिए बोला जाए तो see, there have been positive outcomes and there have been issues and challenges with this. सबसे पहली बात तो देखिए, there has been remarkable success, साथ ही साथ कई fronts पे there has been failure also in this journey of the Panchayati Raj institutions. अब जो Panchayati Raj institutions हैं, they have succeeded in creating another layer of government, another layer of political representation. But have they given rise to better governance? Positive outcomes पहले देख लेते हैं. देखिए, हमने देखा था प्रोविजंस के बारे में कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोविजंस. वन इज द मैंडेटरी प्रोविजंस एंड वन इज द वॉलंटरी प्रोविजंस. अब मैंडेटरी प्रोविजंस जो हैं उनमें तो 100% सक्सेस देखने के लिए मिला है. सो थ्रू दिस 73rd Constitutional Amendment Act, the Panchayati Raj institutions were given constitutional status, and thus what has happened is that it has strengthened the system. And that is primarily because of these mandatory provisions, because states were bound to give effect to those mandatory provisions. इससे एक uniformity आ गई है. There is जो mandatory provisions में we see that there is 100% success, right? It has strengthened, the positive is that it has strengthened the grassroots democracy. That is democracy at the grassroots level. Through these Panchayati Raj institutions, democracy has been brought closer to people. Democracy is more accessible to people. There is a participation, people's direct participation is there because यहाँ पर अपने representatives को people directly elect करते हैं. Democracy has come closer to people. Gram Sabhas में people directly participate. We see that the Gram Sabha consists of all the voters of that particular area. So this is a very participative form of democracy, and so it has brought democracy closer to people. है ना? अब there is basically we see, because यहाँ पर provision है for representation of women, it has actually increased the representation of women in politics, in local government, right? अब बहुत सारे रिसर्च, there are research works that have shown that पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जब फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो दैट मेक्स women more likely to come forward and even report crimes. जहां पर ये भी पाया गया है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सरपंच
जो है वो फीमेल है, देयर हैव बीन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक गुड्स एक्सेट्रा. अब at 1.4 million जो है, India has the most number of women in elected positions. So that is a wonderful achievement. 2015 में 13 lakh plus women got elected, and there are more elected women in India than in the rest of the world put together. So this has given way to women empowerment and is continuing to do so. ठीक है. अब स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी वजह से बेहतर हो गया है. वी कैन से देयर आर सर्टेन स्कीम्स दैट हैव, because work is being done at the grassroots level, it becomes easier to implement schemes. Here what we can say, COVID-19 pandemic में भी important roles were given to the panchayats and they did well. And अब क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल में हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. There is a social auditing ka concept. The social audit ka concept has come because of these panchayati raj institutions. Political base जो है वो widen हो गया है. साथ ही साथ what we can say is that there has been a multi-level federation. Typically क्या होता है, फेडरेशन में 2 टायर सिस्टम्स होते हैं, there's a center, there's a state, but यहाँ पे 3 टायर, there is a center, state, and then local governance is also there. So there we see that there is greater devolution of power, there is decentralization. So there is an enhanced federalism, or a multi-level, we can say a multi-level federation that has come into existence with this. Issues and challenges that arise. So when we were talking about the provisions that were variable, or the provisions that were voluntary rather, तो उसी समय हमें ये अंदाजा लग जाना चाहिए था कि देयर इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ वेरिएशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वे टू मच फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द स्टेट्स. होता क्या है इससे, देन इट बिकम्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट. अब स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजें. डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो बहुत सारे एरियाज में जब पावर डिवॉल्व करने की बात आती है, हमने देखा था 11th शेड्यूल में से किन चीजों पर पंचायती राज जो है फंक्शन, किन चीजों के ऊपर काम कर सकता है. वो 11th शेड्यूल से इनको सौंपा जाएगा पंचायत को स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी से. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि कितना पावर उनको देना चाहता है स्टेट. साथ ही साथ जब हमने देखा था अबाउट टैक्सेशन की जब हमने बात की थी, तो बहुत ही कम टैक्सेशन पावर्स हैं. कौन दे सकता है टैक्सेशन पावर्स? ये जो पावर्स हैं टू इम्पोज टैक्सेस, स्टेट लेजिस्लेचर जो है will give the panchayats the authority. हमने देखा था, that is also voluntary provision. It will give, the state legislature will give the panchayats the authority to levy taxes. तो कौन कितना टैक्स लेवी करेगा, ये सब एक फ्लेक्सिबल प्रोविजन में आता है. सो देन दैट बहुत कम ही स्टेट्स ऐसे हैं दैट हैव गिवन एडिक्वेट टैक्सेशन पावर्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. रादर देयर हैज बीन वेरी लिटिल, और इस वजह से बिकॉज ऑफ सच लिटिल टैक्सेशन पावर्स दैट दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव, वो अपना फंड भी रेज नहीं कर पाते हैं. उसके अलावा भी द फंड्स, देयर इज अ लैक ऑफ फंड. सो वील सी द इश्यूज एंड चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी पर से अपार्ट फ्रॉम दोज प्रोविजंस दैट आर कंपल्सरी. ठीक है, devolution of powers are not sufficient. There is a lack of adequate funds. Funds जो हैं they are not adequate. अब फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसका काम है ये रेकमेंड करना कि कितना फंड जो है स्टेट देगा, what kind of distribution of funds will be there between the state and the panchayats. But finally जो discretion होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है. So there states have not given enough funds. ठीक है, हमने देखा था कि MPs MLAs भी पार्ट ऑफ द पंचायत हो सकते हैं. देयर इज टू मच इंटरफेरेंस of the MPs and MLAs in these institutions. So these पंचायती राज institutions जो हैं they are dominated by MPs and MLAs. इसके अलावा structural deficiencies भी हैं in this system कि basically
क्या होता है कि देर इज नो सेक्रेटेरियल सपोर्ट एंड जो एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड टू दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो दैट इज अ बिग चैलेंज. एक और चीज ये है कि देखिए हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है. देयर इज एपैथी फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी जो है वो डोमिनेट करता है. ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट्स दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और इट kind of overpowers, we can say, and that does not allow the panchayati raj institutions to implement the scheme. तो एक तरीके का चैलेंज ये भी है from the bureaucracy. अब एक चीज है, there is this concept of पति प्रधान, ठीक है, because of the patriarchal mindset that exists. क्या होता है कि even though women have been elected, it is their husbands who are running the show. ठीक है. सो इट इज जस्ट दैट वुमेन को, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन दैट सेज कि वुमेन को वहां पे आना है, देयर इज 1/3. सो जस्ट फॉर द नेम सेक वहां पे दे हैव प्लेस्ड वुमेन, एंड असली में द वंस हु आर रनिंग द शो आर द हस्बैंड्स ऑफ द वुमेन. तो एक्चुअली द पंचपति और व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पति प्रधान dominates the scene as far as women are concerned, and proxy representation का जो problem है that exists in the case of SCs, STs as well. मतलब someone because SC, STs के लिए seat reserved है, someone can actually get these fake certificates or something and pretend to be a member of the scheduled caste. So एक तरीके का false representation के through भी there to get the seat people can do that. तो ये एक चैलेंज है बेसिकली. अब बेसिकली यहाँ पे एक और चीज ये है कि देखिए यहां से हमें पता चलता है पंचपति जो पति प्रधान वाला सिस्टम है, उसके अलावा भी एक और चीज है, ठीक है. विमेन, देखिए जो रिजर्व सीट्स हैं उतने के लिए ही विमेन को वहां पर रखा जाता है, जस्ट फॉर मीटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया. विमेन आर नॉट एनकरेज्ड टू कंटेस्ट फॉर द नॉन रिजर्व्ड सीट्स. दे आर जनरली not consulted, they are just invited to complete the quorum. तो एक bias जो है that we can see because of the patriarchal nature or the patriarchal mindset creeps in here. ठीक है, एक bias यहाँ पे है. इसकी वजह से also क्या होता है कि now in a term, let us say यहाँ पे there are these constituencies, 1/3 of the constituencies में women have to be there. तो let's say ये 3 constituencies हैं, यहाँ पे 1 in this, अभी इस term में let's say there has to be a woman chairperson in this particular area. अब next term में in this particular constituency a woman has to come. तो क्या करेंगे कि let's say there is this woman W1 who is here. अब नेक्स्ट टर्म में जब यहां पर एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, देन दे विल ट्रांसफर दिस वुमन हियर, ठीक है. सो देन बेसिकली वी आर सीइंग कि जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए, पूरी करने के लिए, दे आर रोटेटिंग दिस पर्सन फ्रॉम हियर टू देयर. तो वी आर नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. एंड so इसके लिए so in this sense these panchayati raj institutions have been unsuccessful in bringing a social change. वो एक माइंडसेट में चेंज नहीं ला पाए हैं. देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एलिट्स ऑल्सो. ट्रेडिशनल एलिट्स डोमिनेट द सीन अगेन, एंड जो वीक हैं उनका फर्दर मार्जिनलाइजेशन ही हो रहा है. एंड दिस वाज द फियर ऑफ B.R. Ambedkar when he actually opposed the Panchayati Raj institutions. He said, if we bring this, a marginalized will continue to remain marginalized, or there will be a dominance of the elites, and that is what is seen also. एक और इशू that we have said before also कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो ज्यादातर इग्नोर ही कर दिए जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स. और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके रिपोर्ट्स भी लेट होते हैं. There is a lack of participation, there is a lack of proper agenda, and होता क्या है कि बहुत सारे पैरेलल एजेंसीज हैं, ठीक है. For instance, there is something that is known as the District Rural Development Authority. अब उसका भी काम
है डेवलपमेंट ड्यूटीज। अब यही काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यहाँ पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कि किसको क्या करना है, ठीक है। The role is not very clear. So the same function has been given to the Panchayati Raj, which declines the role of the Panchayati Raj institutions. ये कहा जाता है कि everyone's responsibility is no one's responsibility, ठीक है। तो इतने ज्यादा too many cooks spoil the broth जैसे कहते हैं। तो एक ही काम को करने के लिए अगर बहुत सारे अथॉरिटीज आप पैरेलल एजेंसीज ले आएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। ये एक एजेंसी बोलेगा कि अरे ये तो उसका काम है, दूसरा एजेंसी बोलेगा अरे ये तो उसका काम है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं है, रिसोर्सेज काफी नहीं है, फाइनेंसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दीज आर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। 3 प्रॉब्लम्स वी कैन से एज F3 or FQ, what we can say is that funds, first thing you can remember, funds नहीं है। Then what we can say is functions जो है devolved नहीं है properly, and then functionaries in the sense that there is no training, the human resource not enough, there is lack of resources, there is no proper training that has been given, skill development पर काम किया नहीं जा रहा है, secretariat support नहीं है। All these things are issues. Already taxation powers जो है बहुत कम दिए गए हैं to these बहुत कम डिवॉल्व किए जाते हैं बाय द स्टेट टू दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। लोकल लेवल पर भी उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज्यादा पावर्स नहीं दिए जाते हैं। जो भी पावर्स दिए भी जाते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एक रिलक्टेंस रहता है टैक्स इम्पोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि लीडर जो है वो नेक्स्ट डोर रहता है। अब टैक्स अगर इम्पोज करेंगे तो सारे पीपल क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं वहां पे उसको आके पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि अरे आपने इतना टैक्स क्यों बढ़ा दिया। सो मच प्रॉक्सिमिटी इज देयर। अनलाइक द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर आज कल को कोई टैक्स बढ़ा दे तो कोई उसके डोर स्टेप पर जाके तो क्वेश्चन नहीं करेगा। सो द prime minister doesn't have to face the people on a daily basis. Rather, these local representatives, if they try to do something like this, like impose taxes, they will be pressurized by the people. ठीक है। अब इनके बहुत ही लिमिटेड बोरोइंग पावर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। उनका जो मनी है सिर्फ 5% मनी दे जेनरेट फ्रॉम द रिसोर्सेज, ठीक है। एंड बाकी का जो पैसा है दे आर बेगिंग, बेसिकली लिटरली बेगिंग द स्टेट गवर्नमेंट। दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिकली यूजुअली डजंट डिवॉल्व डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ जहाँ कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह में, कर्नाटका में फाइनेंसेस जो हैं वी कैन से रिलेटिवली बेटर वे में दिए गए हैं, रिलेटिवली प्रॉपरली वी कैन से कि दिए गए हैं। तो वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव एक्चुअली डन बेटर। अब ये स्टेट फाइनेंस कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट करना जो है स्टेट का काम होता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशंस को टाइम पर कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करते हैं। सो वी कैन सी इश्यूज कई सारे हैं, राइट। मेजर इश्यूज अभी तक आपको पता चल गए होंगे, राइट। इसमें एक सोल्यूशन तो ये है, हम वी शुड सी द वे फॉरवर्ड नेक्स्ट। इसमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टेट का रोल बहुत डोमिनेटिंग है। अब कम से कम जो 11th शेड्यूल में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मैटर्स दिए गए हैं, ARC सेकेंड ARC में ये बोला गया था कि ये जो वर्ड, देयर इज अ वर्ड मे यूज, कि जो मैटर्स है 11th शेड्यूल में, द स्टेट्स मे गिव इट टू दोज, मे गिव दोज पावर्स और मे गिव दोज पावर्स टू द पंचायती राज। सेकेंड ARC में ये बोला गया कि आप इस मे को हटा के शाल कर दीजिए, यानी कि जितना भी मैटर दिया गया है 11th शेड्यूल में, इट शुडंट बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट कि किसको क्या कितना देंगे, इनमें से कितने पावर्स जो है वो पंचायती राज को देंगे। जितने भी पावर्स मेंशन्ड है, एवरीथिंग शुड बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स बेसिकली should be given to the all these functions should be transferred to the Panchayati Raj institutions without exception, ठीक है। तो 11th शेड्यूल में जो भी दिया गया है, आप उसकी जो जिम्मेदारी है इन सारी चीजों की, आप पूरी तरह से पंचायती राज को दे दीजिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दीजिए, पंचायत को दे दीजिए। ये सेकेंड ARC का एक रिकमेंडेशन था ना। एनी हाउ वी विल सी कि किस तरीके का वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें तो हम ऐसे ही कह सकते हैं।
हमने जो अभी इश्यूज देखे हैं, फ्रॉम दैट वी कैन जस्ट उसके ऊपर अगर हम सोचेंगे तो हमें वहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा कि व्हाट इज द सोल्यूशन दैट वी विल सी। उसके अलावा एक चीज देखिए कि एमपी लैड स्कीम, एमएलए लैड स्कीम जो है, ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ये सजेशन है कि वी शुड अबॉलिश दैट। क्यों? देखिए लोकल डेवलप एमपी लैड्स का काम क्या है? एमपी लैड बेसिकली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। सो अब यहाँ पर एमपी लैड्स के थ्रू, एमपी लैड्स का काम बेसिकली लोकल डेवलपमेंट जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का काम है। सो व्हाई आर यू गिविंग फंड्स टू एमपीज एंड एमएलएज? व्हाई नॉट गिव दिस मनी टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फंड्स? है कि नहीं? सो ये कहा जाता है कि एमपी लैड्स और एमएलए लैड स्कीम को हटाकर जो फंड्स उनको दिए जा रहे हैं, उसके बदले ये जो फंड्स हैं आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दीजिए। एक और वे फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, दैट शुड बी मेड मैंडेटरी, एक टाइमली मैनर पर दैट शुड बी सबमिटेड। अब जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए, दैट इज सही मायने में देयर शुड बी अ फिस्कल ऑटोनॉमी। एक और चीज, सिक्स्थ रिपोर्ट जो था, सेकेंड एआरसी का एक सिक्स्थ रिपोर्ट था, उसमें एक रिकमेंडेशन ये था कि एक क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए ऑफ फंक्शंस। ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट का एक जो फंक्शन है उसका क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए। सेंट्रल लेवल पर क्या फंक्शन है, स्टेट लेवल पर क्या फंक्शन है, इन लोकल गवर्नमेंट्स का, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड। another thing is, another problem जो हमने देखा था ऊपर में कि there is a dominance of MPs and MLAs. तो आप MPs and MLAs को membership नहीं मत दीजिए। So don't give membership to MPs and MLAs because otherwise यहाँ पे क्या होगा, ये MPs और MLAs dominate कर देंगे सीन को, फिर लोकल गवर्नेंस का जो पर्पस है वो चला जाएगा। अब एक सजेशन ये भी है which we can write is set up legislative councils. सारे स्टेट्स में legislative councils नहीं है, so they are saying, suggestion है कि legislative council सारे स्टेट में सेटअप करिए ताकि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। तो you put a certain percentage of representation in these legislative councils from the पंचायती राज institutions. अभी तो फिलहाल कुछ ही स्टेट्स में है legislative councils. There is a state legislative assembly and legislative council. अब कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास जो अपर हाउस होता है स्टेट का, that is the legislative council, कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास हैं, अभी सारे स्टेट्स के पास तो नहीं है। ये सजेशन है कि सारे स्टेट्स के पास लाया जाए एंड इनको बेसिकली इनमें there should be representation from these पंचायत्स। क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेट्स के पास वे टू मच पावर है, वे टू मच डिस्क्रिशन है। अब वो तो हम कम नहीं कर सकते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस because that is also important in certain aspects, but what we can do is we can financially incentivize states. The center can actually financially incentivize, कोई financial incentives दे center to the states ताकि जो डेवोल्यूशन है ऑफ पावर टू द पंचायत उसको एनकरेज किया जा सके, इन द सेंस कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो स्टेट्स जो ज्यादा पावर्स डिवॉल्व कर रहे हैं टू द पंचायती राज, उनको ज्यादा शेयर दिया जाएगा फ्रॉम द टैक्सेस। समथिंग लाइक दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंस कमीशंस जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है कि कौन ज्यादा डिवॉल्व कर रहा है पावर, उसको ज्यादा शेयर ऑफ रेवेन्यू मिलेगा और समथिंग लाइक दैट, शेयर ऑफ फंड्स मिलेगा फ्रॉम द सेंटर्स फंड्स, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो देयर शुड बी अ फाइनेंशियल इंसेंटिव so that there will be so that there is an encouragement towards devolution of power to these panchayati raj institutions. ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टू द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ताकि उनमें एक एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप हो। तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट पंचायत। अब देयर इज ऑल्सो अ पेसा एक्ट जिसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट बिकम्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, दैट इज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो 1996 का एक्ट है, दैट इज अनदर टॉपिक इटसेल्फ। तो ये जो है बाद में डिस्कस करेंगे इन सम अदर वीडियो।
तो हमने जो स्टार्ट ऑफ किया था हमारा डिस्कशन, दैट वाज अबाउट द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th हमने ज्यादा अभी तक बात नहीं की है अबाउट द अर्बन लोकल बॉडीज, बिकॉज ये जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टॉपिक था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी हैड टू फोकस मोर ऑन दैट। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग गया, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी लग सकता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस डिस्कशन वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत जरूरी था इसके बारे में डिस्कस करना। एंड अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। देखिए बहुत सारी चीजें सेम ही है, सिमिलर ही होंगी यहाँ पे। अब अर्बन लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज जो है, हमने देखा कि तो म्युनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज जो है, ये जो एक्ट के थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट प्रोवाइडेड फॉर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड दैट इज वन इज अ सो 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज हैं। देयर इज नगर पंचायत, देयर इज अ म्युनिसिपल काउंसिल एंड देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत जो है इट इज फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, जो भी नेम से बुलाया जाए, and there is a municipal council that is for smaller urban areas and there is a municipal corporation that is for larger cities. अब अगर प्रोविजंस को देखें तो कई सारे प्रोविजंस जो हैं सिमिलर हैं टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए साथ में ही डिस्कस किया जाता है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर यहाँ पे 3 टायर सिस्टम नहीं है, 3 तरह की यहाँ पर लोकल बॉडीज हैं। ये 3 नगर पंचायत जो है फॉर ट्रांजिशनल एरियाज, फॉर स्मॉलर सिटीज म्युनिसिपल काउंसिल एंड फॉर लार्जर सिटीज देयर इज दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर एक चीज हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द इश्यूज रिलेटेड टू दिस अर्बन लोकल बॉडीज, बिकॉज बाकी सारी चीजें जो हैं it's pretty much similar and similar provisions are there with respect to urban local bodies as in municipalities as is there for panchayati raj institutions. Again issues की बात करें तो financial paucity is there is corruption that exists, there is too much state control, that the state government has the power to dissolve municipalities in special circumstances. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, दिस इज समथिंग यूनिक। सी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो सिमिलर ही हैं जो पहले हमने देखे हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है दैट इज अ प्रॉब्लम। अब अर्बनाइजेशन पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम है। अब अगेन एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पर है पैरेलल एजेंसीज, देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस देयर इज अ दिल्ली जल बोर्ड। अब बोथ इस तरीके की चीजें होती हैं, आई मीन जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, अब 2 बॉडीज हैं यहाँ पर। अब बोथ का जो है बोथ आर इन चार्ज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या होता है इससे, देयर इज एन ओवरलैप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। अब अगेन ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पर जो है इट्स डोमिनेटेड बाय ब्यूरोक्रेट्स, हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स। सेम प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स प्लेग दिस, देयर इज सब स्टैंडर्ड पर्सनल, डिजिटाइजेशन कम है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इट इज उसको बुलाते हैं मेयर। इसका इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब कहीं पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, like a few of them have decided to go for direct elections, which is good, which gives more powers to them, but others generally choose mayor from among the members. एक titular type का चीज हो जाता है, so anyhow that is not a big problem, that's not a big issue that we need to write, but these are certain issues that exist. So बाकी issues जो है वो similar ही है। Now coming back to the question that we started off with, थोड़ा सा लंबा हो गया था डिस्कशन ये वाला, because this was very important ये topic and इसीलिए it was necessary to cover all the aspects. अब ये क्वेश्चन पर वापस आते हैं, वेरी क्विकली we'll go through the answer here. This is just one way of writing it, but आप अपने तरीके से लिख सकते हैं. This is not any model answer or anything. These are just the points here and you can write it accordingly. Question ये था, again we'll go through the question. Highlight the significance. This is one kind of question. There can be many other questions. Highlight the significance of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. Also discuss some of their important provisions. 250 words में we have to
status. क्या डिस्कस करना है? Significance, and also we have to discuss some of the important provisions of the 73rd 74th Constitutional Amendment Act. तो हमने देख लिया 73rd 74th का पूरा background. We should be able to answer this. Nevertheless, we will go through what we have written down. What I will also do is ये वाला जो लिखा हुआ है, the points that I have mentioned here, I will upload. I would put this up on a Telegram channel that recently we have created. Uska link I'll give it in the description, so you can join that channel if you want to access this. And बाकी भी जो lectures होंगे, कुछ अगर important document ऐसा लग रहा है कि जो share करना है, तो I will put it up on that channel, so it's convenient. उसका link I'll give it down there in the description. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा. अब यहाँ पर हाँ, तो लोकल गवर्नमेंट जो है, दिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल. अब बिकॉज इट्स सो इससे क्या हुआ कि बिकॉज लोकल गवर्नमेंट हैज बीन अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, इसका जो वर्किंग था पहले, इट वाज अर्ली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के विल के ऊपर डिपेंडेंट था. एज अ रिजल्ट मेनी स्टेट्स डिड नॉट हैव द प्रोविजंस फॉर इलेक्टेड लोकल बॉडीज. जैसे हमने देख लिया था, बहुत सारे स्टेट्स में ये भी प्रॉब्लम था कि वो रेगुलर इलेक्शंस होल्ड नहीं करते थे, एंड दीज बॉडीज जो हैं, दे वर नॉट एम्पावर्ड पर से टू वर्क एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स. नाउ द थिंग इज, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड इंक्लूड इन दीज आंसर्स, इन दिस आंसर आई मीन. अब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उससे क्या हुआ? सी, it basically mainstreamed these institutions. It gave them recognition, it gave them protection. ठीक है, अब significance अगर बात करें 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts की, so basically the very important and the most important point is that it gave constitutional status to local governments in villages and urban areas. पार्ट 9 इंसर्ट किया गया, पार्ट 9A भी इंसर्ट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 73rd के थ्रू ये किया गया, 74th के थ्रू ये किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. ठीक है, सो इसके थ्रू क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया टू द गवर्नमेंट, टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स इन विलेजेस एंड अर्बन एरियाज. पार्ट 9 is titled पंचायत, पार्ट 9A is titled म्युनिसिपैलिटीज. आर्टिकल 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इट गेव शेप टू आर्टिकल 40, एंड आर्टिकल 40 क्या कहता है? दैट वी हैव सीन, है ना. अब it provided for mandatory regular elections. We saw that there were provisions जो हैं that were divided into voluntary and compulsory. अब compulsory provision से बहुत कुछ अच्छी चीजें हो गई, जैसे कि एक uniformity आ गया. It provided for mandatory regular elections. We have already seen this कि what are the positives. तो आप positives जो हमने डिस्कस किया है, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका वर्ड लिमिट है तो. Anyhow, तो if you are able to write it well within the word limit. अब it provided for mandatory regular elections of these institutions. अब जो 10 local governments हैं, the formation of local governments came under the justiciable part of the constitution. ठीक है, अब कोई स्टेट ये नहीं कह सकता था कि हम फॉर्म करेंगे और कोई और स्टेट कहेगा कि हम नहीं करेंगे, तो नहीं, इट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट्स. उनको फॉर्म करना ही है ग्राम सभा, उनको इलेक्शन करना ही है, कंडक्ट एज जो भी कंपल्सरी प्रोविजन है वो करना ही है. So they had through the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, the states were mandated to include local governance in their laws. Important provisions क्या हैं इसके? We have already seen this. अब 73rd Constitutional Amendment Act के थ्रू एक 3-tier पंचायती राज सिस्टम आया हर स्टेट में. 3 टायर क्या है? पंचायत जो है एट विलेज लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखिए, म्युनिसिपैलिटी में कोई 3-टायर सिस्टम नहीं है. 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज हैं, एक है नगर पंचायत, एक है म्युनिसिपल काउंसिल और एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमने देख लिया है. अब इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट. ठीक है, अब इन केस इसमें प्रोविजंस में ये भी है कि देयर इज डायरेक्ट इलेक्शंस टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात की जा रही है. द क्वेश्चन आस्क्स अस टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. तो हम सारी चीजें नहीं लिख सकते, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज एट एवरी लेवल. ठीक है, एंड
कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन किसके हाथ में है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है फॉर बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स have been provided for the SCs, STs, women. हमने देख लिया है कि चेयरपर्सन की बात अगर करें तो so we saw the provisions in detail. इतना ज्यादा भी डिटेल अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट विमेन चेयरपर्सन के लिए कंपल्सरी है 1/3 ऑफ द चेयरपर्सन जो सीट्स हैं ऑफिसेज, सीट्स फॉर द ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन, 1/3 should be reserved for women. उसके अलावा भी जो सीट्स हैं that should be 1/3 should be reserved for women. STs के लिए भी seats should be reserved in what? In proportion to their population. We have already seen this. एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है यहाँ पे. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा टू कंसोलिडेट द प्लान्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सब हो सकती हैं. अब इनका जो इन्होंने जो प्लान प्रिपेयर किया है उसको कंसोलिडेट करने का काम किसका रहेगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का रहेगा. एंड उसके बेसिस पर एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल बनाने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का है. ठीक है. अब सेल्फ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन दीज एक्ट्स एडेड द 11th शेड्यूल एंड यहाँ पर जो है 73rd के थ्रू आया था, और 12th शेड्यूल जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, दैट इज फॉर म्युनिसिपैलिटीज, एंड 11th शेड्यूल इज फॉर पंचायत, 12th शेड्यूल इज फॉर म्युनिसिपैलिटीज. फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो स्टेट्स बाय लॉ जो है मे ग्रांट सर्टेन फाइनेंशियल पावर्स टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. स्टेट हैज टू फॉर्म दीज स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years. ठीक है. फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो हमने देख लिया है कि स्टेट्स बाय लॉ कैन डिसाइड ऑन ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स, जैसे कि टैक्सेस लेवी करना, ड्यूटीज, टोल्स, फीस एक्सेट्रा. States can give these powers to panchayats and municipalities. And further, जो state finance commission है, that has to be constituted every 5 years to review the financial position. So, although these bodies are facing, as a conclusion, although these bodies are facing issues related to lack of funds, functions में problem है, functionaries, हमने देखा F3, 3 F's क्या है problems? Funds, function, functionaries. इन तीनों में problem है. Local governments जो हैं in the country, in spite of all these problems, local governments जो हैं in the countries have been strengthened due to regular elections. These acts have played a significant role in the evolution of grassroots democratic institutions in the country. So, with this, we have had quite a little lengthy हो गया था थोड़ा सा आज का discussion, but करना ही था ये वाला, तो ये बहुत सारे important points थे, we couldn't skip these points. So, I hope this was a holistic discussion and we were able to address a lot of things here. And yes, this is it. We would conclude this video here.